बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, इस स्टोरी में हम डिस्कस करेंगे न्यूरल नेटवर्क्स की। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि न्यूरल नेटवर्क्स क्या होते हैं, यानी कि व्हाट इज न्यूरल नेटवर्क्स। तो न्यूरल नेटवर्क मतलब कि इसको आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क भी कहते हैं, यानी कि ANN के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे न्यूरल नेटवर्क NN के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये मैथमेटिकल मॉडल होता है या कंसेप्ट, यानी कि कंप्यूटेशनल मॉडल बेस्ड होता है। आप कंप्यूटेशनल या मैथमेटिकल किस पे बेस करता है, मतलब कि बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क्स पे ये बेस करता है। तो दूसरे वर्ड में इसको सिमुलेशन ऑफ बायोलॉजिकल न्यूरल सिस्टम का नाम से भी जाना जाता है। तो यानी कि जैसे कि इंसान का जो दिमाग होता है, अगर इंसान के दिमाग की कॉपी सिमुलेशन कर दी जाए मशीन वगैरह में, तो वो हमारे पास एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बन जाता है। तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क हम क्यों यूज़ करते हैं, इसलिए यूज़ करते हैं कि हमें कोई डिसीजन मेकिंग करनी होती है या फिर डाटा माइनिंग वगैरह का कोई, यानी कि डाटा माइनिंग वगैरह करनी होती है। इसके अलावा हमें किसी किस्म की कोई भी, जैसे कि इंसान का दिमाग काम कर रहा है, इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि मशीन भी उसी तरह काम करे, तो उसी तरह चीज़ बनाने के लिए हम जो न्यूरल नेटवर्क का बेसिकली हम जो यूज़ करते हैं। तो अब न्यूरल नेटवर्क्स ये तीन चीज़ों से मिलकर, न्यूरल नेटवर्क मतलब कि इंसान का जो है, जो दिमाग है उसमें मिलियन ट्रिलियन न्यूरॉन्स है, और वो एक नेटवर्क की तरह आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं। तो इसी तरह हम भी चाह रहे हैं कि आर्टिफिशियल मतलब कि मसनूई बनाए किसको, न्यूरल नेटवर्क को, कि जैसे इंसान का दिमाग है इसी तरह हम जो है इसको जो है वो, यानी कि जैसे इंसान का दिमाग इसी तरह हम जो मशीन कंप्यूटर वगैरह को भी बनाया जाए, यानी कि इंसान का दिमाग पैरेलल जो है वो वर्क करता है, यानी कि पैरेलल सोचता है। एक टाइम में बहुत ज़्यादा चीज़ों को वो एट ए टाइम में वो सोचता है, डिसीजन मेकिंग सब कुछ वो करता है। तो हम भी चाह रहे हैं कि मशीन जो है एक ही टाइम में मल्टीपल वर्क वगैरह का, जैसे कि आजकल के दौर में आपको देखने के मिलेंगे जितने भी कंप्यूटर वगैरह आ रहे हैं वो पैरेलल प्रोसेसिंग पे वर्क कर रहे हैं। तो इसमें पैरेलल प्रोसेसिंग हो रही होती है। तो इसी तरह हमारा दिमाग भी पैरेलल प्रोसेसिंग के काम की तरह ही जो है वो वर्क कर रहा है। तो अभी तक तो ये इतना वर्क नहीं कर पाया कि इंसान के दिमाग जैसे बना दिया जाए, क्योंकि इंसान के दिमाग तो मिलियन ट्रिलियंस न्यूरॉन्स और आपस में कनेक्ट है। तो हमारे जो कंप्यूटर वगैरह में अभी तक 2 4 8 प्रोसेसर वगैरह आपको देखने को मिलेंगे जो वर्क कर रहे हैं। तो अभी तक इतना बना नहीं, लेकिन हम इंसान जो है वो कोशिश कर रहा है इसको जो है बढ़ाने की। तो यानी कि जैसे इंसान का, एक मैं इनको सिंपल से एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे कि एक बच्चा होता है, उस बच्चे को सिखाया जाता है, यानी कि उसको बताया जाता है कि ये एक कैट है। अब उस कैट के बारे में उसको बता दिया जाता है। तो जब उसको वो बता दिया जाता है, अगर बच्चा तेज होता है तो उसको पहली बार में वो सीख जाता है, नहीं तो वो कुछ बच्चे स्लो होते हैं तो वो उसको भूल जाते हैं, उसको 2 3 बार बताना पड़ता है तो उसको भूल जाता है। इसी तरह वो अब उसको अगर डॉग की पिक्चर, अगर सॉरी उसको बच्चे को डॉग दिखा दिया जाए तो वो उसको भी कैट ही कहेगा, या फिर उसको खरगोश की जो है, यानी कि रैबिट की, उसको रैबिट दिखाया जाए तो उसको भी वो कैट ही कहेगा, क्योंकि उसको पता नहीं है और उसको लग रहा है कि ये कैट ही है। लेकिन अगर उसको बता दिया कि ये रैबिट है, ये डॉग है और ये चीज़ है, तो अगर उसको सारी चीज़ें बता दी जाए तो उसको वो फिर उसको उन सारी चीज़ों में डिफरेंशिएट कर सकता है। लेकिन अगर उन्हीं फिर चीज़ों को अगर उसके कलर वगैरह सब कुछ चेंज करे तो वो फिर बच्चा उनमें कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या चीज़ है। तो इसी तरह अब उसको सिखाया जा रहा है। तो इसी तरह हम भी कंप्यूटर को भी सिखाते हैं। कुछ जो चीज़ें होती है वो सेम साफ बिल्कुल क्लियर पिक्चर होगी तो उसको जो वो हम एक ही बार पिक्चर देते हैं और वो कंप्यूटर वो इसी तरह सीख जाता है, नहीं तो उसको बार बार जो हम जो सिखाते हैं कंप्यूटर को। तो बेसिकली हम भी वही काम कर रहे हैं जो हमारा दिमाग जैसे काम करता है, जो हम जैसे वर्क करते हैं रियल लाइफ। तो कंप्यूटर को भी हम वैसे ही सिखाना चाह रहे हैं और वैसे ही उससे वो वर्क करवाना चाह रहे हैं। तो इसीलिए जो है अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह देखेंगे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की। तो ये एक तो ये पैटर्न रिकग्निशन वगैरह के काम है, दूसरा डाटा क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ किया, और इसमें हम जो है वो डिफरेंट जो है लर्निंग प्रोसेस का जो है वो यूज़ करते हैं। तो अब ये वो चीज़ें जो अभी आपको बता चुका हूँ, ये सारी चीज़ें इसमें वही यूज़ होती हैं। अब हमारे पास आता है कि जो न्यूरल नेटवर्क्स जो रिप्रेजेंट कैसे होता है, यानी कि वो देखने में कैसे होता है। तो न्यूरल नेटवर्क मतलब आर्टिफिशियल चीज़ें बना रहे हैं, तो इसीलिए जो बायोलॉजिकल जो चीज़ें हैं उसको हम कन्वर्ट करेंगे
उसको कन्वर्ट करेंगे यानी कि अपनी वर्डिंग में, यानी कि जैसे कि अब आर्टिफिशियल यानी कि बायो यानी कि इंसान के दिमाग में न्यूरॉन्स जो है वो यूज़ होता है। अब वहाँ तो न्यूरॉन्स है, लेकिन हम इसको जो आर्टिफिशियल है तो अब इसको हम इसका नाम चेंज करेंगे, इसको हम परसेप्ट्रॉन्स वगैरह जो है उसको कहेंगे। इसी तरह जो है जो इंसान का दिमाग वो डिफरेंट वे से इनपुट्स लेता है, उसके बाद प्रोसेस करता है और आउटपुट हमें वो देता है। तो वो चीज़ अभी मैं आपको नहीं बता रहा। अगर आप उनकी चीज़ बारे में जानना चाहते हैं कि इनपुट्स जो है ये हमारे दिमाग में भी उसी जितनी जैसे जैसे हमारा दिमाग काम कर रहा है उसी तरह से हम जो है बड़ी चीज़ें बना रहे हैं। तो यहाँ तो आपको सिंपल सी डायग्राम दिखाई जा रही है, बाकी इसमें और भी चीज़ें हैं जो जो इनपुट के तौर पर यानी कि जो इंसान के दिमाग में यानी कि न्यूरॉन्स कैसे कैसे वर्क करते हैं इंसान का, उसी तरह ये है। लेकिन यहाँ जो इनपुट्स है, वेट्स है और आउटपुट्स वगैरह जो आपको नज़र आ रही हैं, ये बेसिकली हम जो आर्टिफिशियल इनका नाम दे रहे हैं। बाकी इनका जो यानी कि एक्सोन वगैरह डेंड्राइट्स वगैरह के नाम से ये चीज़ें जो है इंसान के दिमाग में यूज़ होती है, तो उन वही चीज़ें इनके इक्वल जो है वो की जा रही हैं। तो न्यूरॉन्स को हम जो प्रोसेसिंग एलिमेंट्स भी कहते हैं, तो इसीलिए हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इसको परसेप्ट्रॉन्स कहेंगे और यही प्रोसेसिंग एलिमेंट्स को। इसके अलावा यानी कि इसमें हम क्या कहते हैं, इनपुट्स देते हैं, उसके बाद कुछ वेट्स असाइन करते हैं, वेट यानी कि इनपुट्स देते हैं, उसके बाद प्रोसेस होता है और उसके बाद हमें आउटपुट जो है वो मिल जाती है। बाकी अब प्रोसेस में हमारे पास मजीद चीज़ें भी आती हैं। तो अब इनपुट्स को एक सिंपल चीज़ है यानी कि एक पिक्चर दे दिया, इनपुट सेम दिया है, उसके बाद वेट जो है वो चेंज किए जाते हैं। कोई भी वेट्स आप इसको गिवन कर सकते हैं। वेट जो है इसको गिवन करने के बाद उन वेट्स यानी कि जो इनपुट्स होती है और जो वेट्स होती है इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देता है और उसके बाद सम करने के बाद उसको 22 जो है वो वैल्यू दी जाती है। 22 हमारे पास इनपुट 1 होती है, उसका वेट भी कोई और हो सकता है। ये सारा कुछ करने के बाद उसके एक्टिवेशन फंक्शन जो है उसके ऊपर अप्लाई किया जाता है। अब एक्टिवेशन फंक्शन हमारे पास लीनियर भी हो सकता है और नॉन लीनियर भी हो सकता है। तो इसके अलावा एक्टिवेशन फंक्शन हमारे पास इसके भी मुख्तलिफ और भी यानी कि लीनियर नॉन लीनियर होने के बावजूद इसकी और भी डिफरेंट यानी कि नाम से इसको जाना जाता है। तो इसकी डिफरेंट एक्टिवेशन फंक्शन डिफरेंट इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं, तो वो भी हैं। लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ ये इसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सामने आपको दिखाई दे रहा है, ये एक स्ट्रक्चर क्या है न्यूरल नेटवर्क का, वो बेसिकली समझाना। बाकी जितनी चीज़ें आपको बाइस के अंदर ये सारी चीज़ें क्या आती हैं, कितने यानी कि इसके अंदर एल्गोरिथम कैसे वर्क करते हैं, वो सारी चीज़ें बाद की वो हम उसको बाद में देखेंगे। यानी कि ये एक्टिवेशन फंक्शन में यहाँ जो 1 0 बताया, एक्टिवेशन फंक्शन में -1 और 1 भी, यानी कि एक्टिवेशन फंक्शन में थ्रेश और वैल्यू भी आती है। थ्रेश और वैल्यू ये होती है कि आप अगर उसको रीच करेंगे तो आगे आउटपुट गिवन होगी, अदरवाइज वहीं स्किप हो। यानी कि इंसान का जैसे दिमाग होता है, अगर अक्सर वो कुछ चीज़ों को वो सोचता है और अक्सर कुछ चीज़ों को आप कहते हैं कि यहाँ इस कान से मैंने सुना और इस कान से मैंने निकाल दिया, तो इसी तरह इसमें भी होता है। यानी कि अगर वो थ्रेश और वैल्यू को अगर आप रीच करेगी तो आप उसको आउटपुट देंगे, अदरवाइज उसको वहीं स्किप करते हैं। जैसे इंसान का दिमाग है, सारा कुछ चीज़ जैसे इंसान का दिमाग कर रहा है, उसी तरह हम जो मशीन को भी बनाना चाह रहे हैं। तो इसी तरह आपको मैं बता चुका हूँ कि एक्टिवेशन फंक्शन हमारे पास डिफरेंट तरह के होते हैं, उनकी इसके डिफरेंट टाइप्स अगर उनके बारे में आप जानना चाहते हैं और आप इसमें के बारे में कमेंट्स कर सकते हैं। बाकी बायस क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको बाद में बता देंगे। जो जितनी भी चीज़ें आपको बता रहा हूँ बाद में आप जानना चाहते हैं तो आपको ये डिटेल के साथ बता दी जाएंगी। उसके बाद जो होता है हमारे पास नेटवर्क्स अभी आपको बताया, उसके बाद ये इस तरह का भी हो सकता है। यानी कि इसमें इनपुट्स हो सकती है, उसके बाद हिडन लेयर हो सकती है और उसके बाद इसकी आउटपुट्स भी हो सकती है। और ये इन सारी चीज़ों को नोड्स कहते हैं। ये आपको जो दिखाई दे रही है, तो ये हमारे पास जो है वो नोड्स होते हैं, ये सारे नोड्स होते हैं। ये आपको जितने भी दिखाई दे रहे हैं ये सारे हमारे पास नोड्स हैं। और ये जो आपके इसके कनेक्शंस हैं और ये भी हमारे पास नोड्स हैं और ये भी नोड्स हैं। ये इनपुट नोड्स हैं और ये आउटपुट नोड्स हैं और हिडन नोड्स हैं ये सारे। और इसको जो है लेयर्स कहते हैं। यानी कि ये फर्स्ट लेयर है, ये हमारे पास जो है सेकंड लेयर है और ये हमारे पास जो है वो थर्ड लेयर है। अब ये नोड्स जो है ये कम ज़्यादा हो सकते हैं, इसका आउटपुट 1 भी हो सकती है, 2 भी ज़्यादा भी हो सकती हैं। इस तरह इनपुट्स 1 2 3 4 5 10 20 25 100 हज़ारों भी इनपुट्स हो सकती हैं। और उसके बाद हिडन लेयर्स भी कम ज़्यादा हो सकती हैं और इनका कनेक्शन भी आगे पीछे जो है इस तरह हो सकते हैं। ये कि लाजमी यही होंगे। उसके बाद हमारे पास जो है एप्लीकेशंस आ जाती हैं, यानी कि न्यूरल नेटवर्क एप्लीकेशन डेवलपमेंट। यानी कि अगर हम कोई भी न्यूरल नेटवर्क की एप्लीकेशन डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो कैसे कर, तो उसके बेसिकली 8 स्टेप्स है। तो सबसे पहला जो स्टेप्स इसमें आता है वो आता है डाटा कलेक्शन। यानी कि सबसे पहले आपको आप कोई भी चीज़ बना रहे हैं, किसी किस्म की सॉफ्टवेयर बना रहे हैं या कोई और चीज़ है, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, डाटा कलेक्ट करें। यानी कि डाटा सबसे पहले इकट्ठा किया जाए। जब उस डाटा को आप इकट्ठा कर लेंगे, जब सारा डाटा किसी चीज़ के बारे में जो एप्लीकेशन बना रहे हैं उसके बाद उसको उसमें से
ट्रेनिंग और टेस्टिंग डाटा जो होता है उसको अलग करेंगे। मतलब कि जो ट्रेनिंग डाटा जिसको आप ट्रेन करना चाह रहे हो तो 80% आप अलग कर देंगे, और यानी कि ट्रेनिंग डाटा, और उसमें से 10% जो है वो प्राइमरी टेस्टिंग के लिए और 10% आप जो सेकेंडरी टेस्टिंग के लिए उसको अलग करेंगे। तो सिंपल है कि ट्रेन करने के लिए डाटा को 80% आप अलग करो, 20% अलग करेंगे टेस्टिंग डाटा के लिए, इन दोनों को अलग कर देंगे। उसके बाद आप एक नेटवर्क आर्किटेक्चर बनाएंगे। नेटवर्क आर्किटेक्चर मतलब कि आपने एक नेटवर्क यानी उसमें आपने डिसाइड करना है कि इसमें आपको कौन सा लर्निंग यानी कि लर्निंग मेथड को यूज़ करेंगे। अब लर्निंग मेथड हमारे पास डिफरेंट होते हैं, लेकिन जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो हम जो सुपरवाइज लर्निंग वो यूज़ करते हैं। सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग वगैरह जो होती है, अब इन दोनों सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग मैं फिर आपको बता रहा हूँ सुपरवाइज और अनसुपरवाइज लर्निंग कहती है। सुपरवाइज लर्निंग वो होती है जैसे कि एक बच्चा आता है और उसको आप उसको यानी कि उसके वालिदैन वगैरह उसको सिखाते हैं, उसको बाद स्कूल भेजते हैं और उसको टीचर वगैरह उसको सिखाते हैं, तो उसकी सुपरवाइज लर्निंग की है। सुपरवाइज लर्निंग होती है जिसमें किसी को कुछ सिखा रहा होता है, और अनसुपरवाइज लर्निंग होती है जिसमें कोई किसी को सिखा नहीं रहता। जैसे एक बच्चा है उसको ना तो वालिदैन वगैरह कुछ भी बता रहे हैं और ना ही उसको स्कूल भेजा, ना तो टीचर वगैरह कोई बता रहा है, उसको कोई भी बता नहीं रहा, तो उसकी वो क्या अनसुपरवाइज वो वैसे ही सीख रहा है। तो जो अनसुपरवाइज लर्निंग होती है वो उस पर टाइम लगता है। आप जानते हैं कि अब सुपरवाइज वो गलत भी उसी कुछ को बहुत ज़्यादा जो डिस्टर्ब, इसीलिए हम जो यूज़ करेंगे न्यूरल नेटवर्क्स में सुपरवाइज लर्निंग ही यूज़ करेंगे, क्योंकि सुपरवाइज लर्निंग के यानी कि जैसे कि बच्चे को सिखाया जाता है कि वो अगर उसको अनसुपरवाइज लर्निंग मतलब सिखाई नहीं जाती तो वो आपको वो यानी कि उसको कुछ भी सीखता ही नहीं है। जैसे स्कूल ही नहीं उसको भेजा उसको आएगी नहीं को, तो उसकी क्या लर्निंग है, कुछ भी खाक लर्निंग होगी। इसी तरह कंप्यूटर को अगर सिखाया ही नहीं जाएगा तो उसके ने क्या सीखना। इसी तरह कंप्यूटर को भी बच्चे को सिखाया जाता है, कंप्यूटर को भी उसी तरह जो है सिखाया जाता है, और उसके बाद जब सिखा दिया जाता है तो वो बहुत ही फास्ट हो जाता है और वो ठीक तरह से बच्चा जैसे फर बोलता है, इसी तरह कंप्यूटर भी फिर फार हमें आंसर भी उस चीज़ का देता है। इसी हिसाब से इसीलिए इसमें जो हम यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर सुपरवाइज लर्निंग का यूज़ है। उसके बाद नोड्स यानी कि कौन कितने हमने नोड्स यूज़ करने और कितनी इनकी लेयर्स करनी है, लेयर और नोड्स जो भी अभी आपको मैंने पीछे बता दी गई हैं। उसके बाद हम इनको वेट्स असाइन करेंगे, इनके पैरामीटर टर्निंग एंड वेट इनिशियलाइजेशन। तो वेट इसमें असाइन करें, वेट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जितना भी इसमें काम है वो वेट्स के यानी कि इनपुट सेम होगी। और अब इनपुट्स यानी कि आपने यानी कि डॉ की इनपुट दी और उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं और उसको बताया कि इसका वेट 1 2 3 4। उसके बाद वेट मुख्तलिफ वेट्स हम असाइन करते हैं। जब मुख्तलिफ वेट्स असाइन करते हैं उसके बाद आउटपुट हासिल करते हैं। अगर तब तक हम वेट को चेंज करते रहते हैं जब तक कि हमारे पास डिजायर जो आउटपुट होती है वो आ नहीं आती। यानी कि जो हम इनपुट दी है हम जो हम चाह रहे हैं कि यही इसकी आउटपुट होगी, जब तक वो आउटपुट नहीं आती तो हम तब तक वेट करते हैं। अब ये वेट कैसे असाइन करते हैं, या भी एक्टिवेशन फंक्शन या बाइस या फिर हम जितने भी ये थ्रेशोल्ड वैल्यू ये सारी प्रोसेसिंग ये अब बाद की बातें, सिर्फ अभी इस ट्यूटोरियल में आपको थ्योरेटिकली बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये चीज़ें होती क्या है। उसके बाद हम डाटा ट्रांसफॉर्मेशन का यहाँ यूज़ करते हैं। डाटा ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कि इसकी जो टाइप्स फॉर्मेट रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं AN के थ्रू वो हम जो है वो साइन करते हैं। तो डाटा ट्रांसफॉर्मेशन मतलब तो तब्दील करना डाटा जैसे कि हमें जिस एप्लीकेशन में जिस तरह का डाटा हमें चाहिए होता है उस शक्ल में उसको हमें वो चेंज करें, उस फॉर्मेट में उस शक्ल में उस चीज़ में हम जो चेंज करें। जैसे कि हम कोई भी फाइल वगैरह चेंज करते हैं किसी भी फॉर्मेट वगैरह में किसी भी चीज़ के, तो जहाँ हमें जिस चीज़ की ज़रूरत की उसमें हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये बेसिकली वो फर्स्ट 5 यानी कि ये फर्स्ट 5 स्टेप्स से ये हम जो डाटा को कलेक्ट वगैरह कर रहे थे उसको इकट्ठा कर सब कुछ जो हम कर रहे नोट वगैरह क्रिएट कर स्ट्रक्चर वगैरह क्रिएट कर रहे थे। अभी हम कोई वर्क वगैरह नहीं कर रहे, तो अब जो बेसिक चीज़ है हमारे जो ट्रेनिंग डाटा अब स्टार्ट होने वाला है। तो पहले हमने डाटा इकट्ठा किया, उसका स्ट्रक्चर वगैरह जो हमने वो बनाया और उसको जिस शक्ल यानी कि फॉर्मेट में हमने कन्वर्ट करा चेंज करा उसमें किया। तो अब हमारी ट्रेनिंग आती है, तो अब हम तब तक ट्रेनिंग करेंगे डाटा की जब तक कि हमारे जो हमें आउटपुट चाहिए वो नहीं आ जाती। यानी कि जो हम इनपुट दे रहे हैं और जो हम चाह रहे हैं कि इसकी ये आउटपुट है, तो तब तक हम उसको जो है वो यूज़ करते रहेंगे। उसके बाद हम जो है उसको जब हमारी आउटपुट आ जाए उसके बाद हम उसको 7 स्टेप में टेस्टिंग करेंगे। मतलब देखेंगे जो हम आउटपुट चाह रहे हैं वही है या कुछ और। ये नहीं कि हम पिक्चर जो हम इंसान की दे रहे हैं और हमें जो है मशीन जो है बता रही यानी कि इंसान की पिक्चर दे रहा और मशीन में बता रही है कि ये बंदर है। तो ऐसा तो नहीं, अगर ऐसा करेंगे तो हमें वो बार बार उसको वो हमारा टेस्टिंग रॉन्ग हो जाएगी। हम तब तक उसको जो है टेस्टिंग करेंगे जब तक कि जो चीज़ हमारी यानी कि तब तक हम उसकी ट्रेनिंग करेंगे जब तक
अगर इंसान की तस्वीर दे रहे हैं तो वो हमें आउटपुट भी इंसान की ही दे, तब तक हम उसको ट्रेन करेंगे और उसके बाद वो उस जब वो आएगी तो उसके बाद मजीद उसको भी टेस्ट किया जाता है। तो ये हम ट्रेनिंग और टेस्टिंग जब ये सब कुछ कर दिया है तो जहाँ भी रोबोट हम बना रहे हैं या कोई जो भी चीज़ ऐप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, जो कोई भी चीज़ बना रहे हैं उसमें हम उसको इंस्टॉल वगैरह इंप्लीमेंट वगैरह सब कुछ कर देंगे। तो ये हमारे पास इसकी बेसिक चीज़ें। तो सबसे पहले 5 स्टेप्स में हमने सिर्फ डाटा में आपको फिर रिपीट कर, सबसे पहले हमने डाटा कलेक्शन किया, यानी डाटा सारा इकट्ठा किया। उसके बाद जब इकट्ठा करें उसमें हमने देखा कि ट्रेनिंग डाटा और टेस्टिंग डाटा कौन कौन सा होगा, और फिर उसके बाद हमने देखा कि नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या होगा, मतलब कि नेटवर्क कौन सा लर्निंग मेथड यूज़ करेंगे, और इसमें हमारे पास एग्जैक्ट नंबर ऑफ नोड्स और इसमें नंबर ऑफ लेयर्स वगैरह हम कितनी यूज़ करेंगे, क्योंकि ये कम ज़्यादा जिस तरह की हमारी प्रॉब्लम्स होगी उस हिसाब से हम यूज़। उसके बाद पैरामीटर टर्निंग एंड वेट इनिशियलाइजेशन का हम जो है वो देखेंगे हमने कितना वेट इनिशियलाइज करना है, वो कैसे करना है, सारी चीज़ें देखेंगे। उसके बाद डाटा ट्रांसफर बिहेवियर के किस फॉर्मेट में हमें डाटा यूज़ करना है वो देखते हैं। उसके बाद हमारे ये इतना सब कुछ करने के बाद अब हमारी बारी है डाटा ट्रेनिंग करना चीज़ को। तो ट्रेनिंग में आता है कि तब तक हम यानी कि जो इनपुट दे रहे हैं, जो हम आउटपुट चाह रहे हैं, जब तक हमारी आउटपुट नहीं आती तब तक हम उसको ट्रेन करेंगे। जब ये सब कुछ आ जाएगा, सारा कुछ कर रहे हैं, उसके बाद हम उसको टेस्ट करेंगे, यानी कि जो हमने ट्रेन किया कि वो ठीक ट्रेन किया है या नहीं, उसको चेक करेंगे। ये टेस्ट करने के बाद देखेंगे ठीक है तो ओके है। उसके बाद हम उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे जहाँ पे हम जैसे कि अभी आपको फेसबुक में देखेंगे तो फेसबुक में इस बार ऑलरेडी मैं ट्यूटोरियल बना, यानी कि आपको जो फेस वगैरह ऑटोमेटिकली बता दें ये आपकी तस्वीर है, डॉग की तस्वीर किसकी है। इस पर ट्यूटोरियल में यानी कि आप जब इसकी सेटिंग ओपन करते हैं फेसबुक तो बैकएंड पे लिखा आता है, अगर वो किसी भी एप्पल की तस्वीर है तो आपको बताएगा ये एप्पल की डॉग की है, तो आपको बताएगा सन की है तो वो आपको बताएगा ये सन की बैकएंड पे लिखी होती है। पहले उन्होंने वो इसी तरह उन्होंने पहले इसको ट्रेन किया था, ट्रेन करके उसको टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद इंप्लीमेंट कर दिया। तो डिफरेंट एप्लीकेशन में डिफरेंट हिसाब से इंप्लीमेंटेशन वगैरह इसकी जो है वो यूज़ होती है। तो ये लास्ट पॉइंट में ये इसमें यही बता रहे हैं कि फिर उसको जो है किसी कहीं भी जो है वो इंस्टॉल वगैरह कर देता था और वो उसको फिर वो डिसीजन वगैरह जो करता है, जैसे इंसान डिसीजन करता है उस तरह फिर वही मशीन जो है वो डिसीजन वगैरह लेती है। उसके बाद हमारे पास न्यूरल नेटवर्क की टोपोलॉजी मतलब इसकी टाइप्स हैं। तो बेसिकली इसकी जो है वो 2 टाइप्स हैं। डिफरेंट बुक्स में आपको इसकी 3 टाइप्स की भी देखने को मिलेगा। जो तीसरी टाइप्स है वो यानी कि फीडबैक और रिकरेंट जो नेटवर्क है ये सेम ही टाइप्स है। तो अगर इसको घुमा फिरा के देखें तो ये एक ही टाइप आएगी, यानी कि एक इधर से पकड़े कान को उधर से पकड़े, बात तो एक ही, यानी कि रिकरेंट नेटवर्क और फीडबैक एक ही है। डिफरेंट बुक्स में इसको अलग भी किया जाएगा, जब उसको स्टडी किया तो उसका सेम ही मतलब आता है। तो सबसे पहले हमारे पास आज टाइम फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क। तो फीड फॉरवर्ड नाम से पता जा रहा है, फीड मतलब कि खिलाना किसको, फॉरवर्ड आगे न्यूरल नेटवर्क्स। तो यानी कि इसमें कोई बैकवर्ड नहीं, तो सिर्फ आगे को ही मूव करते जाते हैं। तो इसमें यूनिट डायरेक्शन मतलब कि इसमें एक ही डायरेक्शन होती है, क्योंकि एक ही डायरेक्शन है, फॉरवर्ड है आगे चलती जा रही, तो उसमें नो फीडबैक होता है और ना ही इसमें कुछ साइकिल होता है, तो आगे सीधी फॉरवर्ड मूव कर देती है। तो ये वैसे ही है जैसे कि एक बच्चा है वो बहुत तेज है, जहाँ आपको मैंने बताया था उसको बार बार नहीं, उसको एक चीज़ बता दी तो वो उसको लर्न करे। तो इसी तरह अगर कंप्यूटर को एक चीज़ बता दे तो उसको लर्न करे, तो आगे आगे मूव बैकवर्ड आने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह कुछ मशीन्स वगैरह ऐसी भी होती हैं, कुछ पिक्चर्स ऐसी भी होती है जो ठीक तरह नज़र नहीं आती, तो डिफरेंट तस्वीरें वगैरह डिफरेंट चीज़ें हैं जिनकी बच्चा जैसे बोल लेता है उस तरह कंप्यूटर भी, तो ये हो सकता है ना कि वो ठीक तरह अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, यानी कि उसको ब्लर पिक्चर वगैरह डिफरेंट एंगल्स की पिक्चर वगैरह दे तो उसको ठीक तरह अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। अगर तो क्लियर पिक्चर है तो वो फीड फॉरवर्ड ही वर्क करेगा। अगर वो पिक्चर वगैरह उसको क्लियर नहीं दी जाएगी तो वो फिर रिकरेंट नेटवर्क की तरह जो है वर्क करेगा, जैसे बच्चा बार बार पूछता है उस तरह वो भी वर्क करेगा। यानी कि बाई डायरेक्शनल आगे पीछे, यानी कि आगे मूवी का स्टेप बैकवर्ड भी अगर उसको समझ है कि ठीक है नहीं आती तो उसको बार बार वो तब तक पूछता रहेगा, फीडबैक लेता रहेगा जब तक कि वो लर्न नहीं कर जाएगा, तब तक ये वर्क करेगा। उसके बाद हमारे जो न्यूरल नेटवर्क इन डाटा माइनिंग में आया था, तो इसमें फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क्स वही अभी आपको बता चुका हूँ ये क्या था, फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क्स। तो इसमें हम इनपुट्स डाटा देते हैं और यानी कि एंड प्रोपेगेट थ्रू नेटवर्क अंटिल इट रीच द आउटपुट लेयर। दिस फॉरवर्ड प्रोसेस प्रोड्यूस अ प्रेडिकेट आउटपुट, यानी कि जो एक इनपुट देते हैं और उसके बाद हमें आउटपुट मिल जाती है और हम इसे बताते हैं कि इसका प्रेडिकेट करते हैं कि इसकी ये आउटपुट हो सकती है। अब अगर हमारे पास वो आउटपुट नहीं आते जो हम चाह रहे थे तो फिर क्या करेंगे, प्रेडिक्टेड आउटपुट इज सब्ट्रैक्टेड, यानी कि जो आउटपुट वो बताया कि इसकी ये आउटपुट है, तो उस जो वो आउटपुट बताया उसमें उसको मेहनत करके किसी एक्चुअल आउटपुट से और जो एरर वगैरह तो उसको कैलकुलेट किए जाते हैं। यानी कि
डिफरेंट हमने कोई भी इनपुट दी और उसने हमें आउटपुट दे दी, ठीक है मशीन ने। अब वो आउटपुट जो है हम जो चाह रहे क्या उसने वो ठीक दी है या नहीं, अगर तो उसने ठीक दी तो ओके, अगर नहीं दी तो जो हम चाह रहे उसमें से दूसरी को जो आई आउटपुट उसको माइनस कर देते हैं, तो वो हमारे पास जो माइनस कर कहते हैं वो हमारे पास बेसिकली एरर आता है, उसको दोबारा फीडबैक दिया है, फिर बार बार उसको जो है ना कि उसका वेट चेंज कर बार बार वेट चेंज करते हैं, उसके बाद आउटपुट लेते हैं। तो बेसिकली ये तो न्यूमेरिकल की फॉर्म में 0 1 की फॉर्म में कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करवाते हैं, तो उस तरह होता है। तो यहाँ सिर्फ आपको मैं थ्योरेटिकली बताने की कोशिश कर रहा था। ये तो यहाँ फॉरवर्ड तक इतना वर्क जो है वो हो गया है। अब हमारे पास फीडबैक मतलब कि यहाँ न्यूरल नेटवर्क देन यूजेस सुपरवाइज लर्निंग है, तो इसमें सुपरवाइज आपको बता दूंगा सुपरवाइज लर्निंग जो हम इसमें यूज़ कर सुपरवाइज लर्निंग वगैरह जो है रेनफोर लर्निंग वगैरह ये हम यूज़ नहीं करते थे। तो आप इसमें क्या करते हैं बैक बैक प्रोपेगेशन का यूज़ किया। बैक प्रोपेगेशन मतलब कि बार बार इसको बताया था कि कैसे इसको जो है रीड करें, ये सारी चीज़ें अभी आपको मैं फिर इनको रिपीट करता हूँ डायग्राम के तो भी समझाने की कोशिश करूँ। तो ये उसका बैक प्रोपेगेशन का हम जिसमें यूज़ करते हैं, और उसके बाद जब ये बैक प्रोपेगेशन कंप्लीट यानी कि जब वो लर्न का है तो फिर वो हमारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा अब इसके हम जो है एडवांटेज देखें, इसका एडवांटेज ये है कि हाई एक्यूरेसी मतलब कि इसका आंसर तो ठीक है। उसका नॉइस टॉलरेंस मतलब कि फ्लेक्सिबल वगैरह था, इसमें नॉइस का कोई इशू नहीं था। जैसे कि अभी आप मेरा रिकॉर्ड वगैरह कर रहा हूँ तो इसमें मैं तो चाह रहा हूँ कि बिल्कुल ठीक सा रिकॉर्ड हो, लेकिन फिर भी इसके बाद आपको नॉइस वगैरह जो दिखाई दे, तो ये तो सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ। बाकी इसमें उसमें नॉइस टॉलरेंस मतलब कि वहाँ एरर वगैरह जो आप जो एक्यूरेट जो इनपुट यानी कि आउटपुट चाह रहे कि ये आउटपुट ही आएगी, तो वो उसमें थोड़ा बहुत चेंज जो हो जाता है तो वो, लेकिन इतना तो चेंज नहीं, तो हमें आउटपुट का तो पता चल ही जाता, बता ही देता है। जैसे कि अभी आप कितनी हाई क्वालिटी पे आप फेसबुक पे देखेंगे इमेज वगैरह के बारे में बता रहा, तो इस तरह और भी बहुत सारी एप्लीकेशन है। अभी आप अपने कैमरे को ओपन करके देखें तो आपके फेस को वो फ़ौरन डिटेक्ट करके जो है ये आपके फेस के ऊपर वो फ़ौरन उसकी रेक्टेंगुलर बना देगा। उसके बाद इंडिपेंडेंस फ्रॉम प्रियर एक्सेप्शन मतलब एक्सेप्शन वगैरह हमें इसमें नहीं करनी पड़ती, और इसको मेंटेन करना भी ईजी है, यानी कि इसको ईजिली हम जो हैंडल कर सकते हैं। ये इसके एडवांटेजेस वगैरह आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास इसकी एप्लीकेशन फाइनेंस वगैरह में इसको यूज़ कर, मार्केटिंग में, ह्यूमन रिसोर्सेज, अकाउंटिंग वगैरह बहुत डिफरेंट इसके एग्जांपल्स वगैरह इसके यानी कि एप्लीकेशन वगैरह इसमें आ जाती हैं। उसके बाद डिज़ाइन प्रॉब्लम्स वगैरह इसमें जो है वो आ जाते हैं, यानी कि इसको डिज़ाइन करना बहुत ही डिफिकल्ट हो गया था। जैसे कि हिडन लेयर्स वो अगर बहुत ज़्यादा उसमें नॉन लीनियर यूज एक्टिवेशन फंक्शन लीनियर नॉन लीनियर लीनियर तो वो तो ईजी है, लेकिन अगर नॉन लीनियर आ जाए तो वो उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि इंसान का दिमाग है उसमें मिलियन ट्रिलियन जो है न्यूरॉन्स और उनको वो आपस में कम्युनिक यानी कि मिले हुए हैं। इसी तरह हम भी इसको चाह रहे हैं, तो इसको इसी तरह का नेटवर्क बनाना बहुत मुश्किल जो है वो होता है। तो अब मैं इनको डायग्राम के थ्रू के सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे कि फीड फॉरवर्ड नेटवर्क सभी आपको मैं बताया, तो उसमें उसको मजीद जो है वो डिवाइड किया जाता है। रिकरेंट को भी इस तरह इनको भी मजीद जो है वो डिवाइड किया। तो फीड फॉरवर्ड की दो टाइप्स हैं कि सिंगल लेयर आर्किटेक्चर, मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर आ जाता। तो ये सारी टाइप्स अभी इनको मैं आपको डायग्राम के थ्रू सबको, तो इससे पहले अभी ये देख लेंगे इंप्रूविंग एएनएन क्या कहते हैं। इंप्रूव मतलब कि हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को इंप्रूव कैसे कर सकते हो। तो इसको इंप्रूव करने के लिए यानी कि इसमें डिजाइनिंग न्यूरल नेटवर्क यूजिंग जेनेटिक एल्गोरिथम क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रेडी में इसको ऊपर भी ट्यूटोरियल, और फ्यूजन नेटवर्क सिस्टम वगैरह जो है वो भी हम जो है इनके थ्रू जिसको जो है मजीद इंप्रूव किया जा सकता है। जेनेटिक एल्गोरिथम क्या था कि जैसे जेनेटिक एलर्जी में पेट्रोलियम फ्यूजी मतलब कि 0 1 के आंसर फॉर्म में आंसर वगैरह था। तो ये एलर्जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो हम डिस्कस कर रहे हैं, हम जो डिस्कस कर रहे हैं अब वो डाटा माइनिंग के जो है आउटलाइन को डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए आप इसी पे फोकस। तो आप मजीद इसमें और भी जो मैं आपको डायग्राम अभी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसमें डिफरेंट एंगल्स। तो फीड फॉरवर्ड नेटवर्क को यानी कि मजीद जो डिवाइड किया उसको सिंगल लेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क और मल्टी लेयर फीड फॉरवर्ड जो नेटवर्क होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सिंगल लेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क, तो इसमें एक ही इनपुट होती है और एक ही आउटपुट होती है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहे, और इसके जो आपको एरर भी दिखाए वो फॉरवर्ड ही तरह है, फॉरवर्ड जो है मूव ऑन कर रहे हैं। तो इसके बाद हमारे पास आता है यानी कि मल्टी लेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क। मल्टी लेयर में आ जाता है कि एक इनपुट होती है, उसके बाद हिडन लेयर होती है, उसके बाद आउटपुट। अब हिडन लेयर मल्टीपल यानी कि जैसे कि आपको ये दिखाई दे रही है
इसके अंदर इस तरह और भी बहुत ज़्यादा हिडन लेयर जो वो हो सकती हैं, जितनी मर्जी आप ऐड कर सकते हैं। हिडन लेयर 1 2 3 4 जितनी मर्जी आप इस तरह लेयर्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन इनपुट और आउटपुट जो है वो एक ही हो, एक इनपुट होगी और एक आउटपुट होगी। तो ये नोड्स वगैरह ऑलरेडी बता दें, ये काम ज़्यादा ये डिपेंड करता है आपकी किस तरह की आउटपुट आपको चाहिए। उसके बाद फीडबैक नेटवर्क आपको दिखाई दे रहा है, इसको फीडबैक करेगा, ये रिकरेंट नेटवर्क कह रहे हैं वो सेम ही है। तो इसमें देखेंगे बैकवर्ड एरो आपको इस डायग्राम में देखने को मिल रहे होंगे। तो इस तरह ये हमारे पास फीडबैक होते हैं। तो रिकरेंट नेटवर्क को भी मजीद डिवाइड किया गया है, इसमें भी देख सकते हैं, ये भी एक इसकी पिक्चर दिखाई दे रही। तो रिकरेंट को दो टाइप्स में डिवाइड करना चाहे तो कर सकते, नहीं करना चाहे तो ना करें, आप पे डिपेंड करता है। बाकी इसकी यानी कि ये फुल एमसीक्यूज वगैरह से आप आ सकता है। तो यानी वैसे भी आपसे ये क्वेश्चन आप बताना चाहिए फुली रिकरेंट नेटवर्क क्या होता है, कि डिफरेंट आपको ये भी देखने को मिलेगा। तो ये इसका मतलब होता है कि जितने भी नोड्स वगैरह इनपुट आउटपुट होती है वो सारों को आपस में वो लिंक होते हैं हर एक। उसके बाद जॉर्डन नेटवर्क में क्या होता है कि जो इनपुट और आउटपुट होती है उसके अंदर जो हिडन लेयर होती है वो आपस में तो एक दूसरे से गुजर कर जाती है, यानी कि सारी प्रोसेसिंग उसमें होती है। बाकी फिर मजीद जब तक वो उसको लर्न नहीं करवा देता तब तक उसको यानी कि आउटपुट इनपुट देते रहते हैं, आउटपुट को फिर इनपुट देते हैं। इस तरह ये सर्कल हमारा जो है वो चलता रहता है। अब तक स्टार्ट नहीं स्टॉप नहीं होता जब तक कि हम कंप्लीट जो आउटपुट चाह रहे होते हैं वो हमें मिल नहीं जाता। आपको ये भी डायग्राम यानी कि मल्टी लेयर फीड फॉरवर्ड यानी कि आपको डायग्राम दिखा रही है। इनपुट लेयर है, हिडन लेयर 1, हिडन लेयर 2, हिडन लेयर 3, इस तरह सो ऑन जितनी मर्जी आप बनाइए, आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरह कोई भी आप बना सकते हैं। और ये आपको डिपेंड करता है किस तरह की प्रॉब्लम, किस तरह का आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, किस तरह की आपको यानी कि कंप्यूटर वगैरह को सिखाना है, किसी मशीन को लर्न करवाना है, किस तरह की आपको रिक्वायरमेंट है, तो उस पर ये डिपेंड करता है। और कैसे आपने जो जैसे कि इमेज प्रोसेसिंग अभी आपको मैंने बताई है, तो ये आप पर डिपेंड करता है किस तरह का नंबरिंग प्रोसेसिंग करना, कुछ भी करना चाह रहे हैं। तो ये आपको किस तरह की इनपुट चाहिए और किस तरह के आउटपुट चाहिए, कितनी एक्यूरेट चाहिए, कितनी नहीं एक्यूरेट चाहिए, तो ये सब उन पर डिपेंड कर। आज का तो मशीन लर्निंग यानी कि जो न्यूरल नेटवर्क है उसमें पूरी की पूरी ऑटोमेशन जो कार अभी भी आपको देखने को मिली बनाई जा रही है, जो कार वो सारा वो इसी न्यूरल नेटवर्क पे बेस पर बनाई जा रही है। उसमें सारा जो काम हो रहा है वो इसी न्यूरल नेटवर्क की तरह की बेस पर किया जा रहा है। आज का टॉपिक बेसिकली हमारा जो है वो कवर हो, यानी कि थ्योरेटिकली हम इन चीज़ों के बारे में जान चुके हैं। बस इसका बेसिकली इंट्रोडक्शन वगैरह ही जाना, बाकी ये बहुत लेंथी और बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है। यानी कि मजीद आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको एक कुछ और चीज़ें बताना की कोशिश, यानी कि जो चीज़ें मैंने यहाँ डिस्कस नहीं की, अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हैं, यानी कि इसका यूजेस वगैरह, एप्लीकेशन वगैरह और बहुत सारी इसकी चीज़ें जो भी मैंने यहाँ डिस्कस नहीं की, सिर्फ चीज़ों का ओवरव्यू हुई, हर एक चीज़ को थोड़ा बहुत टच करने की कोशिश की है। तो यहाँ जैसे कि इनपुट्स दे या आपको दिखाई दे रहा है, इनपुट्स क्या होती हैं, वेट्स कैसे साइन करते हैं, या फिर इसका जो फार्मूला होता है वो कैसे, यानी कि वेट्स और इनपुट्स और वेट को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद उसमें प्लस 22 करते हैं। अब 22 क्या होता है, ये सारी चीज़ें क्या होते हैं, इनका कैसे यानी कि प्लस करते हैं, यानी कि इसमें हमारे पास सिग्मा वगैरह जो यूज़ आता है। तो यानी कि इनपुट यहाँ इसको दो पार्ट्स में डिवाइड, सिग्मा में डिवाइड हो जाता है, तो उसके बाद एक फंक्शन में जो है वो एक्टिवेशन फंक्शन में डिवाइड है। तो सिग्मा क्या है, मतलब कि ये सिग्मा साहब को जितनी भी वैल्यू इनको प्लस कर रही है इसको ट्रांसफर फंक्शन के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इसको यानी कि नेट फंक्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये साहब को मल्टीप्लाई कर यानी कि इन साहब को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद यानी कि ये इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद इनको आपस में मल्टीप्लाई करके न्यूमेरिकल वगैरह इनके थ्रू जो सॉल्व किए जाते हैं। इनको मल्टीप्लाई कर साहब को मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस करें बाद जो 22 की वैल्यू वो ऐड करेंगे, 22 की वैल्यू जो इनपुट के तौर पर यूज किए वो 1 यूज किए और वेट उसका कोई भी हो सकता है, तो उनको प्लस किया जाता है। प्लस करने के बाद यानी कि ये जो भी सिग्मा था वो हम एक्टिवेशन फंक्शन में उसको भेजते हैं। उसके बाद यहाँ जो थ्रेशोल्ड वैल्यू वगैरह से एक्टिवेशन में चेक किया जाता है और उसके बाद आउटपुट हमें जो गिवन होती है। तो अब एक्टिवेशन फंक्शन के एल्गोरिथम डिफरेंट होते हैं, जैसे कि हमारे पास आइडेंटिकल जो एक्टिवेशन फंक्शन होता है, यहाँ पर बाइनरी स्टेप होता है, लॉजिस्टिक फंक्शन जो इसमें होता है, यहाँ पर जो थ्रेशोल्ड अभी आपको TANH के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर आर्क 10 के नाम से जाना है, ARCTAN के नाम से जाना जाए। तो इसकी वैल्यू भी यहाँ तो 0 1 बताई जा रही है, डिफरेंट हो सकती है। जैसे कि अभी आपको मैंने एक्टिव यानी कि आइडेंटिटी एक्टिवेशन फंक्शन के नाम से बताया, तो एक्टिवेशन उसमें हमारे पास माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी का यूज़ किया जाता है। इसी तरह जो हमारे पास बाइनरी स्टेप एक्टिवेशन फंक्शन होता है, यानी कि ये फंक्शन आपको F दिखाई दे रहा है, तो इसमें हमारे पास 0 1 हम इसका यूज़ करते हैं। लॉजिस्टिक में हम जो है वो उसमें भी हम 0 1 का यूज़ करते हैं, जो यानी कि इसके थ्रेशोल्ड वैल्यूज होती हैं
टेन एच के में जो हम जो रेंज यूज़ करते हैं वो -1 और 1 की यूज़ करते हैं। तो ये डिफरेंट होते हैं और डिफरेंट कैलकुलेशन इनकी सब की होती है। ये सारी चीज़ें आप जानना चाहते हो तो आप इनमें से कोई भी चीज़ का आपको नहीं पता तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, क्योंकि हम मैं आपका ना अपना टाइम वेस्ट करना, आपका जो आपको चीज़ सिर्फ इंट्रोडक्शन वगैरह जो बेसिक चीज़ें थी वो आपको बता चुका हूँ। बाकी ये सारी चीज़ें अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट्स कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।